हेलो बच्चों, हाउस दी जोश। आई होप एवरीवंस जोश इज़ वेरी हाई। सो बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई ये सबसे पहले आपकी एक वन शॉट वीडियो रहने वाली है जिसके अंदर हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। और एट द एंड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट रहता है, वैसे तो डाउट कोई रहना नहीं चाहिए, हम पूरा अच्छे तरीके से चैप्टर फिनिश करेंगे, लेकिन स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। लेटर ऑन हम आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। क्लियर है? चलिए तो आप स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। भाई ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे बताइए कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो भाई ये हमें दिया था न्यूटन जी ने। ठीक है, अभी न्यूटन जी ने हमसे कहा क्या था? न्यूटन जी ने कहा कि भाई यूनिवर्स में हर एक बॉडी एक दूसरे को एक स्पेसिफिक फोर्स से अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी ए है जिसका मास m1 है, ये बॉडी बी है जिसका मास m2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने r से डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो भाई जो बी बॉडी है वो ए बॉडी को अपनी तरफ खींचना चाह रही होगी, और जो ए बॉडी है वो बी बॉडी को अपनी तरफ खींचना चाह रही होगी, लेकिन किस फोर्स से? एफ फोर्स से। अभी नेक्स्ट न्यूटन जी ने हमें ये बताया कि भाई जो फोर्स है जो कि इन दोनों के बीच में लग रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों मासेस के प्रोडक्ट के। एंड सेकेंड चीज़, ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अगर हम इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन मान ले, इसको सेकंड नंबर इक्वेशन मान ले, तो भाई लेटर ऑन कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन वी विल गेट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लेकिन हम कभी इक्वेशन को ऐसे तो छोड़ते नहीं है, हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है इक्वल्स टू आता है, एक कांस्टेंट आता है, और m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर हमारी ये इक्वेशन पूरी ऐसे करके फॉर्म हो जाएगी। अभी इस इक्वेशन के अंदर आप कुछ चीज़ें देख पा रहे होगे, जैसे एफ क्या है आपका यहाँ पे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, देन यहाँ पे m1 क्या है? फर्स्ट बॉडी का मास है। m2 क्या है? सेकंड बॉडी का मास है। r क्या है? यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैपिटल जी। व्हाट इज कैपिटल जी? तो भाई आपको ये याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। इट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? भाई ये देखो, ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होने वाली है। तो इसकी वैल्यू कैपिटल जी इज इक्वल्स टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये आपको अच्छे से याद करके रखना है। इतना क्लियर है? आप यूनिट्स की टेंशन मत लीजिएगा, हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें हम बात करेंगे कि भाई ये यूनिट्स कैसे आ रही हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट थिंग इज फ्री फॉल। हम समझेंगे अभी कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। अभी फ्री फॉल हमें दिया किसने था, बताया किसने था? तो भाई गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें फ्री फॉल के बारे में बताया था। अब फ्री फॉल कंडीशन कहाँ बनेगी? ये वैक्यूम के अंदर बनती है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। अब इसमें हुआ क्या? फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास अलग है और इसका मास भी अलग है। अब भाई अगर मैं दोनों को गिराता हूँ और नीचे सबसे पहले दोनों में से कौन आएगा ये हमने चेक किया, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका मास ज़्यादा होगा वो पहले आएगा, जिसका मास कम होगा वो बाद में आएगा। तो हम तो यही कहते हैं, लेकिन फ्री फॉल कहता है कि नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर नीचे आएंगे। ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके सेम टाइम पर नीचे आएंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इतना क्लियर है? ओके, चलिए अभी मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि यार ये अर्थ आपकी और यहाँ से ऊपर से कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है, तो यार ऊपर से जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा होगा तो स्टार्टिंग में तो उसकी स्पीड बहुत कम होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी मैं 0 मीटर पर सेकंड कह सकता हूँ। ओके यार, धीरे धीरे वो नीचे आता जा रहा होगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन स्पीड हमें देखने के लिए मिल रहा है।
और स्पीड के साथ में मैं क्या कह सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी भी तो हमें देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज डायरेक्शनल स्पीड है ना जिसे हम वेलोसिटी कह देते हैं। अब स्पीड और वेलोसिटी किसके साथ में चेंज हो रही है, टाइम के साथ में चेंज हो रही है, और इस सबको एक साथ मिला के अपन क्या कहते थे, अपन इसे कहते थे एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन किसके थ्रू प्रोड्यूस किया गया, अर्थ के थ्रू प्रोड्यूस किया गया, अर्थ की ग्रेविटी के थ्रू प्रोड्यूस किया गया। तो हम इसे क्या कह देंगे, इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इतना क्लियर हुआ। और जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल जी से। आपको कुछ चीज़ें स्मॉल जी के रिगार्डिंग याद रखनी है। फर्स्ट थिंग इज स्मॉल जी, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है। स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पे फिक्स्ड होने वाली है विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और कभी कभी हम इसे 10 भी लेंगे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब जी की वैल्यू में वेरिएशन कहाँ पे आएगा, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें जी की वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है, तो उन वेरिएशंस की बात कर लेते हैं। आपके दो कंडीशन है जिसमें जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। फर्स्ट वन इज ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ एंड द सेकेंड थिंग इज ड्यू टू ऑल्टीट्यूड। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, जो दो फैक्टर हैं इनको एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट हमने कहा था कि भाई ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, इसके अकॉर्डिंग हमारा जी का वैल्यू चेंज होना चाहिए। अभी कि सर शेप ऑफ द अर्थ, सर अर्थ का शेप तो गोल है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अर्थ की जो शेप है वो आपकी कुछ ऐसे करके है, ठीक है, और इसे हम ऐसे इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सोचिए ये शेप कौन सी है, तो इस शेप का नाम होता है एलिप्सॉइड, क्लियर है, इसका नाम होता है एलिप्सॉइड, और हम इसे जियोइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ का शेप कैसा हो गया, एलिप्सॉइड और जियोइड, क्लियर है। चलिए अभी आगे आइए, यहाँ पे मुझे ये बताइए कि जो अर्थ का रेडियस है क्या वो सेम है। अगर मैं इधर से इधर जाऊँ तो यहाँ पे आपको रेडियस ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन मैं ऐसे वर्टिकल जाऊँगा तो आपको रेडियस यहाँ पे कम दिख रहा होगा। ओके, तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक छोटा सा फॉर्मूला है विच इज़ स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी विच इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। यहाँ पे मास कांस्टेंट है, ठीक है भाई, मास ऑफ अर्थ चेंज तो होने वाला है नहीं, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट अपने नाम में कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरी क्या करेगा, रेडियस वेरी करेगा। तो क्या हम इसे ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर, क्लियर है। चलिए अभी आइए भाई, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है विच इज़ कि जो आपका अर्थ का रेडियस है, जब आप इक्वेटर पे खड़े होगे तो यहाँ पे आपको रेडियस ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन जब आप पोल पे जाओगे, पोल की डायरेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको रेडियस कैसा है, एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर बहुत ही कम देखने के लिए मिला, ठीक है। तो आइए, अगर मैं कहूँ एट इक्वेटर तो इक्वेटर पे रेडियस कैसा है भैया, बहुत ज़्यादा है। तो अगर रेडियस ज़्यादा है तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये धीरे धीरे आपका डिक्रीज होता जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ओके भाई, आप तो यहाँ पे इक्वेटर पे खड़े हुए थे, लेकिन इक्वेटर से जब धीरे धीरे करके आप पोल की तरफ जाओगे तो रेडियस तो कम हो गया ना। तो भाई एट पोल्स पे क्या होगा, पोल्स पे आपका रेडियस बहुत कम है। तो भाई जब रेडियस कम हो गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ओके, तो भाई ये था आपका डाटा शेप ऑफ द अर्थ के लिए। लेकिन अभी बात कर लेते हैं हम ऑल्टीट्यूड के बेसिस पर कि ऑल्टीट्यूड के बेसिस पर सर क्या होगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ऑल्टीट्यूड मतलब क्या है। ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, वर्टिकल हाइट, क्लियर है। तो भाई ये अगर आपकी अर्थ है तो अगर आप अर्थ से ऊपर जाओगे मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, आप जाते हो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका जी है वो डिक्रीज होता जाएगा। और अगर आप डेप्थ में जाओगे मीन्स आप थोड़ा सा अर्थ के अंदर जाते हो तो भी आपका जी है वो डिक्रीज होगा। लेकिन सर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो जो अर्थ की सरफेस है जहाँ पे आप लोग रहते हो, सरफेस ऑफ द अर्थ पर यहाँ पे जी हमारा सबसे ज़्यादा होता है, मीन्स मैक्सिमम होता है। इतना क्लियर हुआ।
ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमें किसने दिया था? अगेन ये तो सर हमें न्यूटन ने दिया था। सर ये तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, आप थर्ड चैप्टर में क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चा हम इस वजह से पढ़ा रहे हैं बिकॉज इसके अकॉर्डिंग हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की इक्वेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, अब फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की इक्वेशन को कैसे देखेंगे, आइए। तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या थी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। लेकिन बच्चा आप लोगों को याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ना ऑलवेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए थी। आप हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर करते हो तो उसे आप क्या लिखते हो? s लिखते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कवर करते हो, देखो हमने यहाँ पे a इस्तेमाल कर रखा है हर जगह। लेकिन जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे या अंदर की तरफ आओगे तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, उसके साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा ही लगेगा आपकी बॉडी के ऊपर। और आप वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। कैसा डिस्टेंस कवर कर रहे हो? वर्टिकल डिस्टेंस। तो भाई वर्टिकल डिस्टेंस आप इसे क्या कहते हो? h से डिनोट करते हो। तो भाई हमारी जो इक्वेशन है वो स्लाइटली चेंज हो जाती है और हम इसे लिखेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देन थर्ड इक्वेशन हमारी हो जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। इतना क्लियर हो आप सभी को? ओके, नाउ भाई आपको कुछ रूल्स भी याद रखने हैं। साइन कन्वेंशन है तो उसके रिगार्डिंग हमारे कुछ रूल्स भी बने हैं। अब रूल्स क्या बने हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट रूल, यार सोचो कि मैं यहाँ पे सरफेस पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे हाथ में ऐसे करके बॉल है, मैं बॉल ऊपर की तरफ फेंकूंगा। जब मैं बॉल ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मेरी बॉल जाके रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाके रेस्ट पोजीशन पे आता है मीन्स मैं कह सकता हूँ कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाने वाली है? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाने वाली है। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो मतलब जब भी मैं ऊपर किसी भी चीज़ को फेंकूंगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ओके, सेकेंड चीज़, यार मैं यहाँ पे छत पे जाके खड़ा हो गया। जब मैं छत पे आके खड़ा हुआ और मैंने बॉल नीचे की तरफ फेंकी, तो जब मैं ऊपर से फेंक रहा हूँगा तो स्टार्टिंग में तो बहुत कम वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, मतलब मैं नेग्लेजिबल वेलोसिटी कह सकता हूँ। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाने वाली है? 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन नीचे तक आते आते उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। क्लियर है? ओके, एंड द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है, जब भी आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज आप लोग नेगेटिव लोगे। लेकिन जब आप अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहे हो तो भाई ग्रेविटी के साथ में आ रहे हो, तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? ओके, चलिए देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ वेट एंड मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है ना, वेट क्या है सर, मास क्या है सर, मेरा तो सर वेट ही नहीं बढ़ रहा सर, आप वेट और मास के बारे में बता रहे हो। तो आइए आज इन दोनों टॉपिक को एक साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो भाई एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों को पता होगा गर्मियाँ आने वाली हैं, और जब गर्मियाँ आ रही हैं तो भाई हम पानी तो बहुत पीने वाले हैं। तो पानी पियेंगे तो भैया पानी की बोतल से बात करते हैं कि मास क्या है, वेट क्या है। तो भाई ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, चलिए आप लोग ले एक क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस बोतल में यहाँ तक तो मैंने पानी भर दिया, ये पूरा पानी है, तो इस जगह पे क्या है? क्लियर है? चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है? वाटर है। क्लियर है? चलिए अब मास क्या होता है? मास मतलब होता है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है?
अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इन एन ऑब्जेक्ट। कैसे? अगर मैं कहूँ वाटर का मास क्या है, तो भैया इस बोतल के अंदर वाटर जितना भरा हुआ है वो क्या है? वाटर का मास है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी एयर भरी हुई है वो क्या है? एयर का मास है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सर व्हाट इज़ द मास ऑफ दिस बॉटल, तो भाई बोतल का मास क्या हो जाएगा? एयर का मास प्लस वाटर का मास। इतना क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। तो आइए भाई, अब वेट क्या होता है? जब आपके मास के ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाए जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके मास के ऊपर अप्लाइड हो जाए, तो उनका प्रोडक्ट हम क्या कह देते हैं? वेट कह देते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो भाई वेट मतलब आपके मास के ऊपर जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग जाए। कैसे सर? समझ नहीं आया सर। तो आपको पता है, आप जाते हो, आप लोग जिम जाते होगे, आप लोग भाई अपना आटा लेने जाते होगे, ठीक है, गेहूँ पिसवाने जाते होगे, तो ऐसे करके मशीन रहती है जिसमें पूरा का पूरा ऐसे पूरा मीटर लगा रहता है और आप जाके अपना जितना भी सामान है इसके ऊपर रख देते होगे। अब सोच के देखो, आप मास निकाल रहे हो या वेट निकाल रहे हो? सो द आंसर इज आप वेट निकाल रहे हो। कैसे? तो भाई आपने यहाँ पे अपना सामान रखा, जब सामान रखा तो अर्थ का एक्सेलरेशन फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर लग रहा है ना, तो मतलब अर्थ उसे नीचे की तरफ खींचना चाह रही है और आपके ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो मास है। तो भाई जब दोनों चीज़ें एक साथ लग रही हैं तो उसको आप क्या कहोगे? वेट कहोगे। अब वेट की एसआई यूनिट क्या होगी भैया? तो एसआई यूनिट होती है वेट की न्यूटन। इतना क्लियर है? अभी सर मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो मास की ऐसा यूनिट आपकी होती है केजी। क्लियर हुआ? अभी देन सर मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर? तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको याद रखना है कि मास इज अ कांस्टेंट टर्म, ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाला है भैया। लेकिन वेट क्या कांस्टेंट रहेगा? नहीं, इट इज़ वेरिएबल इन नेचर। भाई अकॉर्डिंग टू द प्लेस आपका वेरी करता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, स्मॉल जी चेंज होती है, इक्वेटर पे अलग है भैया और पोल्स पे अलग है। तो भाई जब इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो भाई तुम्हारा वेट भी चेंज होगा। मतलब वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इतना क्लियर हुआ? ओके, चलिए तो भाई धीरे धीरे हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आ चुके हैं और लास्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है विच इज़ आपका अर्थ पर वेट क्या है, और अगर आपको मून पर भेज दिया जाए तो आपका वेट क्या हो जाएगा। तो यार हम लोगों को पता है कि यार अर्थ पे वेट जितना हमारा होता है उससे थोड़ा सा कम ही हो जाता है मून पर। मतलब हम बड़े आसानी से मून पे उछल सकते हैं, इतना आसानी से हम अर्थ पे नहीं उछल सकते हैं, है ना। अर्थ पे हमारा वेट कम हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल आपका पुल है एज़ कम्पेयर टू अर्थ वो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन इसका फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, weight of an object on the moon is equals to 1/6 to the weight of that object on the earth। इतना क्लियर हुआ? चलो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। सपोज मानते हैं कि भाई अर्थ के ऊपर मेरा वेट है 120 न्यूटन, तो मून के ऊपर मेरा वेट कितना हो जाएगा? तो भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। 1/6 वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ कितना है? 120 है। तो भाई 6 से ये तुम्हारा कट जाएगा 20 टाइम्स और आपका भाई वेट कितना आ गया? 20 न्यूटन। तो सोचो भाई अगर आपका अर्थ पर वेट है 120 तो मून पर कितना हो गया? 20 न्यूटन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे होगे। इतना क्लियर हुआ? ओके, सो भाई यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो डाटा था, जितना हमें चैप्टर सीखना था वो हमने फिनिश कर लिया है, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा आप साथ में ही। जैसे एम, एम आपका एक कांस्टेंट टर्म है, क्लियर है, जिसकी ऐसा यूनिट क्या थी भैया? केजी थी। वेट वेरिएबल टर्म था जिसकी आपकी ऐसा यूनिट क्या थी? इसका ऐसा यूनिट था न्यूटन, ठीक। कैपिटल जी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्मॉल जी स्केलर और वेक्टर, इट इज़ अ वेक्टर। कैपिटल जी कांस्टेंट और नॉट? यस सर कांस्टेंट होगा। स्मॉल जी नो सर कांस्टेंट नहीं होगा सर, हमने 2 फैक्टर पढ़े थे, शेप ऑफ द अर्थ, ऑल्टीट्यूड। इतना क्लियर हुआ? ओके सर। कैपिटल जी सर यूनिट बता दीजिए।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्मॉल जी की सर यूनिट एक्सेलरेशन है भाई, क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? पक्का? अच्छे से क्लियर हो गया ये सारा डाटा? ओके। सो भाई यहाँ पे हम अपना ये वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है मैं अगेन आपसे कहूँगा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। लेटर ऑन आपकी नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच।